Hello students of plus 2 class. Our next topic is light. अब लाइट की इंटेंसिटी की बात करेंगे हम, लाइट ड्यूरेशन की बात करेंगे. प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when sunlight is available as the source of energy. We can quickly understand the importance of life for living organism, particularly autotroph, because autotroph need light for the synthesis of food material. Many species of small plant में height wise आ जाएगा herb and shrub. दूसरा इनका लाइफ स्पेन भी शॉर्ट होता है. ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन. क्यों? क्योंकि इनकी हाइट कम होती है और इनको कवर कर लेते हैं लॉन्ग प्लांट्स, because they are constantly overshadowed by tall canopy of tree. canopy किसको बोलते हैं? सपोज आप एक लेयर लें ट्री की, कि एक ट्री है, उनकी एक पर्टिकुलर हाइट है 30 फीट, तो उन्होंने एक कैनोपी बना दी. फिर दूसरे ट्री हैं, उनकी 40 फीट है, अगली कैनोपी बन गई. तीसरे ट्री हैं 50 फीट है, तो ये कैनोपीज़ बन गई. जब 2 या 3 कैनोपी होती हैं तो इनको स्ट्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photo period requirement for flowering. ये आपने +1 में पढ़ा है. शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. प्लांट नीड लाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन विच कन्वर्ट देयर वेजिटेटिव फेज इनटू रिप्रोडक्टिव फेज. फिर अगर हम लाइट की बात करें, लाइट एटमॉस्फेयर में अबंडेंस में प्रेजेंट है. लाइट का इतना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकती. पर ऐसे प्लांट जो कि शेडो में ग्रो कर रहे हैं या फिर जिनके ऊपर बहुत सारी कैनोपीज ग्रो कर गई हैं, जैसे हर्ब शर्ब डेंस फॉरेस्ट में, तो उनके लिए जो लाइट है दैट इज़ ए लिमिटिंग फैक्टर. फिर यहाँ आपको एक बात और बताती हूँ कि एक हमारा एंजाइम है प्लांट का, दैट work only in the presence of light, and that enzyme is rubisco. For many animal too, light is importance. Light क्यों important है? In that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as a cue for timing their foraging. अब आपने देखा है बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स अपना दाना लेने के लिए नेस्ट को छोड़ती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग छोड़ती है? लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग छोड़ती है और पर्टिकुलर टाइम पे वापस आ जाती है जब उसको लगता है कि शाम होने वाली है. उसके ये टाइमिंग्स गर्मी और सर्दी में अलग हो जाती हैं. फिर रिप्रोडक्शन भी लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट पीरियड्स पे. किन की बात हो रही है? सीजनल ब्रीडर की. माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ लाइट पे डिपेंड करती हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर. अब अगर सनलाइट की बात करें, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है. सन इज़ द सोर्स ऑफ बोथ लाइट एंड एनर्जी. डीप इन ओशन दैट इज़ मोर देन 500 मीटर, एनवायरनमेंट इज़ डार्क एंड इट्स इनहेबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन. अब आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा डीप ओशंस में क्या क्या मिलेंगे? पोरीफेरा मिलेंगे, फिर स्टार फिश वगैरह मिलेंगी, और ऐसी फिशेज मिलेंगी जो कि बॉटम डिवेलर होती हैं, तो उनको लाइट का पता ही नहीं है. स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन. स्पेक्ट्रल क्वालिटी में बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड की, इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ. द अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म while not all colored component of visible spectrum they are not harmful. They are available for marine plant living in at different depth of ocean. Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest water. deepest water में मिलेगी रेड एल्गी. क्यों मिलेगी? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है. इसके बाद है नेक्स्ट इज सॉइल. नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन. अब जो सॉइल है क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी. वेदरिंग प्रोसेस में आ जाएगा किस टाइप की रॉक से बनी है.
वेदर सोयल इज़ ट्रांसपोर्टेड आ जाएगा रिवर से और सेडिमेंट्री है। एंड हाउ सोयल डेवलपमेंट अक्कर, वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ सोयल सच एज सोयल कंपोजिशन में आ जाएगा सोयल में कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। फिर उसके ग्रेन का साइज़ कैसा है, ग्रेन का साइज़ बहुत छोटा है तो क्ले बोलेंगे। एग्रीगेशन, डिटरमाइन द पर्कुलेशन होता है सोयल में से वाटर का रिस के जाना। अगर हम क्ले की बात करते हैं, क्ले में पर्कुलेशन बहुत कम होगा और रिटेंशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम के लिए पानी को अपने अंदर रख सकेगी। और अगर हम रेत की बात करते हैं, सैंड की, उसका पर्कुलेशन फास्ट होगा, पानी एकदम चला जाएगा बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। दीज करेक्टरिस्टिक अलोंग विद पैरामीटर। फिर हम सॉइल के पीएच की बात करते हैं, मिनरल कंपोजिशन की, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, डिटरमिन टू लार्ज एक्सटेंट वेजिटेशन इन एरी एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लैक सॉइल है तो आप एकदम कहोगे दैट इज़ गुड फॉर द कॉटन। दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी स्पॉटेड। फिर जहाँ जिस टाइप की सॉइल मिलेगी, वेजिटेशन मिलेगी, उसी टाइप की वेजिटेशन सॉइल पे डिपेंड करती है। और फूड चेन फिर वेजिटेशन पे डिपेंड करती है, उसी टाइप के एनिमल मिलेंगे। सिमिलरली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमिन, यहाँ सेडिमेंट इम्पोर्टेंट है। सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक डिटरमिन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, किस टाइप की सेडिमेंटेशन मिल रही है, नीचे किस टाइप की सॉइल जमा हो रही है। बेंथिक एनिमल होते हैं जो कि बिल्कुल वाटर में नीचे रहते हैं। तो टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दे डिपेंड ऑन द सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। Response to abiotic factor. Having realized that abiotic factor of many habitat may vary drastically in time, we now ask how do the organism living in such habitat cope or manage with stressful condition। अगर जैसे बात करें प्लांट्स के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वाटर की स्केर्सिटी, but before attempting to answer this question we should perhaps ask first why a high variable external environment should bother organism after all। कि बाहर के environment में changes हो रही हैं तो organism को problem क्यों आती है, क्योंकि उसके according organism में भी change होती हैं। One would expect that during the course of million of year of their existence many species would have evolved a relatively constant internal environment। constant internal environment जैसे हमारा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, पीएच, ये बाहर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। दैट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी। अब अगर बात करते हैं कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, या फिर इसके लिए टर्म आ जाती है होम्योस्टेसिस, उनमें ऐसा क्यों नहीं है कि सर्दी में रिएक्शन स्लो हो रही हैं, गर्मी में फास्ट हो रही हैं, क्योंकि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होने के कारण सभी बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन सब मैक्सिमम एफिशिएंसी से चल रही हैं, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दस एनहांस ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। This constancy for example could be in the term of optimum temperature। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा ज़्यादा नमक वाला पानी पिएंगे तो आपकी सेल्स श्रिंक कर जाएंगी, नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई एसिड लेंगे तो आपके ब्लड की पीएच वेरी करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा है। आइडली देन ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ देयर internal environment। constant internal environment is called homeostasis despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis। Let us take an analogy to clarify this important concept। suppose a person is able to perform his or her best when temperature is 25 डिग्री, और वो 25 डिग्री को मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि 25 डिग्री में उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो वो अपने घर में किसी भी तरीके से 25 डिग्री मेंटेन करेगा। अब उसकी बात सेम हम यहाँ पे उसको फ्रॉग से कंपेयर कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, घर में एसी से या हीटर से टेम्परेचर को मेंटेन किया। एक बंदा है जो घर से बाहर जा सकता है तो वो माइग्रेट कर गया,
वो बहुत ज़्यादा गर्मी में शिमला चला गया। तो यहाँ हम फ्रॉग की बात लें, फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग अंडरग्राउंड चला गया क्योंकि वो विंटर को सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग ने भी क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने भी टेम्परेचर से अपने आप को एस्केप कर लिया क्योंकि वो उस टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड नहीं है। वो अपनी बॉडी को काम नहीं करने दे रहा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बॉडी को क्यों काम नहीं करने दे रहा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? अदरवाइज़ जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, चाहे वो डाउन है या हाई है, काम कर सकती है। हाई टेम्परेचर में अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग हो जाएगी, सर्दी में शिवरिंग हो जाएगी क्योंकि मसल की शिवरिंग से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। पर यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग माइग्रेट कर गया है या उसने रूम का टेम्परेचर कम कर लिया है या ज़्यादा कर लिया है, तो वो भी हाइबरनेशन की तरह या फिर एस्टिवेशन की तरह काम कर रहा है। अब आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में दिया हुआ है एक्सटर्नल लेवल और इसमें रेगुलेटर दिए हुए हैं। रेगुलेटर में हम अपनी बात करते हैं कि हम रेगुलेटर हैं। रेगुलेटर का मतलब हम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। फिर एक ब्लू कलर की लाइन है जो शो कर रही है आपको पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर एक पर्टिकुलर हद तक तो उनका टेम्परेचर वेरी करता है, उसके बाद वो रेगुलेटर हो जाते हैं। फिर कन्फर्मर की बात आ रही है। कन्फर्मर हैं जिनका टेम्परेचर या कोई भी बॉडी का पैरामीटर एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो रहा है। पर जो रेगुलेटर हैं वो हमेशा रेगुलेटर नहीं रहेंगे। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपने सुना होगा कि लू लगने से बंदे की मौत होगी या फिर लो टेम्परेचर से बंदे की मौत होगी। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब हम बहुत हाई टेम्परेचर तक रेगुलेट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रेगुलेट करते हैं, उसके बाद कन्फर्मर हो जाते हैं। जैसे मैक्सिमम आप ले सकते हैं कि 50 डिग्री तक तो रेगुलेट कर रहे हैं, उसके बाद डेथ होगी। हम 0 तक या फिर 4-5 डिग्री तक तो रेगुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास डिवाइसेस नहीं हैं तो ज़्यादा सर्दी से डेथ होगी। तो ये डायग्राम है, बहुत अच्छे से करना है आपको। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब बॉडी टेम्परेचर 25 वो मेंटेन कर रहा है अपने एनवायरनमेंट का, विश टू मेंटेन इट इवन व्हेन इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, इट शुड बी अचीव्ड एट होम, इन ए कार, व्हाइल ट्रैवलिंग, एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एयर कंडीशनर। क्लियर है यहाँ तक आपको? इन समर में भी उसको मिल जाएगा, विंटर में भी मिल जाएगा। हर परफॉर्मेंस शुड ऑलवेज बी मैक्सिमम। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वेदर अफेक्ट नहीं करेगा। हेयर द पर्सन होम्योस्टेसिस एक्म्प्लिश्ड नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन। तो यहाँ उसने अपने बॉडी के होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म को यूज़ ही नहीं किया है। इसके अलावा एक जो बंदा 40 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा है, धूप में काम कर रहा है, उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है क्योंकि उसको स्वेटिंग हो रही है। एक जो बंदा बहुत ठंड में खड़ा है, उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है क्योंकि उसको शिवरिंग हो रही है। हाउ डू देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विथ द सिचुएशन? तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे हमारे पास कन्फर्मर एंड रेगुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेगुलेटर। सम ऑर्गेनिज्म एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियर ऑल्सो। फिजियोलॉजिकल मीन और बिहेवियर मीन विच इंश्योर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अगर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, तभी होम्योस्टेसिस बोलेंगे हम। ऑल बर्ड एंड मैमल एंड ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को हमने थर्मो रेगुलेशन बोला और ऑस्मो रेगुलेशन बोला। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव that success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी वो एनवायरनमेंट में कहीं भी रहें, बायोस्फीयर में किसी भी रीजन में रहें। द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट मैमल to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius in summer
when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. तो स्वेटिंग यहाँ एक काम है, प्रोसेस है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का, रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विद ए डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। आपको भी देखें, आपको अगर गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है और उसके ऊपर से फ़ैन चल जाता है, आपको सेम वही फीलिंग आएगी जैसे कूलर में आती है। ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज़ मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस वी स्टार्ट टू शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड राइजेज द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि मसल्स काम कर रही हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। प्लांट ऑन अदर हैंड डोंट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। इसके बाद बात करते हैं हम कन्फर्मर। 99% of animal and nearly all plant cannot maintain a constant internal environment। क्यों? क्योंकि constant internal environment maintain करने के लिए energy requirement ज़्यादा चाहिए। Their body temperature changes with the ambient temperature। In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid change with that of ambient air water osmotic concentration। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बाहर के फैक्टर के साथ चेंज होगी। दीज एनिमल्स एंड प्लांट आर सिंपली कन्फर्मर। तो कन्फर्मर आपको पता लग गया है। कन्फर्मर किसको बोलेंगे? जो अपनी डिफरेंट पैरामीटर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म वी मस्ट आस्क वाई दिस कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। अब हम कह सकते हैं कि कन्फर्मर हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, माइग्रेट करना पड़ता है और बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, तो वो रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव मच एज दे लाइक हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। सभी एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, पसीने में रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कम रहती है। थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी एक एनर्जी ड्राइव मैकेनिज्म है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड। श्रू सबसे छोटा मैमल है, जस्ट लाइक द size of thumb। Heat loss or heat gain is the function of surface area। Small animal have a large surface area relative to their volume। surface area ज़्यादा है volume के comparison में, then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism। ज़्यादा energy expend करते हैं। This is the main reason why very small animal are rarely found in पोलर रीजन। पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा हीट लॉस करेंगे, बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इवोल्यूशन में किन फैक्टर को कंसीडर किया? कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट। Some species has evolved the ability to regulate, उनको रेगुलेटर बोला, but only over a limited range of environmental condition। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें और टेम्परेचर को 60 डिग्री कर दें, यू कैन नॉट रेगुलेट, बियॉन्ड विच दे सिंपली बिकम कन्फर्मर। इफ़ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अल्टरनेटिव। ऑर्गेनिज्म के पास दो अल्टरनेटिव होंगे अगर कंडीशन कम, तो उनके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ माइग्रेट। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरली फॉर द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जो हैबिटेट ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेसफुल लग रहा है उससे वो माइग्रेट कर जाए टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर। मैनी एनिमल particularly bird during winter undertake long distance migration to more hospitable area। Every winter the famous
कोयलाडो नेशनल पार्क। कोयलाडो नेशनल पार्क कहाँ है? भरतपुर में इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। कहाँ से आ रहे हैं? साइबेरिया से। एंड अदर एक्सटर्नल कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। तो यहाँ आपने करना है भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। वहाँ कौन सा फेमस पार्ट है? कोयलाडो नेशनल पार्क। और वहाँ से जो माइग्रेटरी बर्ड हैं कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है उनके पास सस्पेंड। इन बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड। ये थिक वॉल्ड स्पोर कब बनेंगे? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट इन हायर प्लांट। Seed and some other vegetative reproductive structures serve as a mean to tide over the period of stress beside helping in dispersal. प्लांट में सीड बन रहे हैं, जैसे ही प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियड होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन से पहले आ जाता है, ताकि प्लांट अपने आप को एम्ब्रियो की फॉर्म में सीड में प्रिजर्व कर लेता है। एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में रेजोम आ जाएगा, जिंजर में, टर्मरिक में, पोटैटो में ट्यूबर आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा अनियन में। दे सर्व एज द मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू स्टेट ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी इज़ द पीरियड ऑफ इनएक्टिवेशन। तभी हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। एस्केपिंग इन टाइम में दो आ जाएगा, विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलेंगे, समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलेंगे। फैमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम। सम स्नेल एंड फिश गो टू एस्टिवेशन टू अवॉइड summer related problem, heat and desiccation. Under unfavorable condition, many zooplankton species in lake and pond are known to enter diapause. Diapause क्या होती है? Stage of suspended development. Next topic is our adaptation. तो यहाँ तक एक बार करें आप।